दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम मौर्योत्तर काल का दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 29 से। प्रश्न संख्या 29, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? उत्तर रहेगा कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? उत्तर रहेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण्य यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? उत्तर रहेगा सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 32, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? उत्तर रहेगा सातवाहन वंश का। प्रश्न संख्या 33, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? उत्तर है पांचाऊ। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कड़फिसेस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? उत्तर रहेगा मौर्य वंश और कुषाण वंश। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। शैल्यूकस से संधि होने के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। प्रश्न संख्या 35, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? उत्तर रहेगा कुषाण काल में। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और
कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर है कुषाण गांधार कला शैली। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। प्रश्न संख्या 37। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। उत्तर है कुषाणों के समय में। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है सातवाहन स्वर्ण, यह सुमेलित नहीं है। कुषाण राजवंशों ने स्वर्ण एवं तांबे की सिक्के या धातुएं प्रचलित करे, ये सही है। गुप्त राजवंशों ने स्वर्ण एवं रजत की मुद्राएं चलाई, ये भी ठीक है। कलचुरी वंश ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों तरह के सिक्के या धातु सिक्कों को प्रचलन किया था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंदू यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा और शीशे के ही सिक्के जारी किए थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 39। गांधार कला कुषाण। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट। मिलिंद पन्हू मेनांडर। तक्षशिला लेख पतिक। प्रश्न संख्या 40। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। उत्तर रहेगा बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। प्रश्न संख्या 41। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? उत्तर है गांधार कला। भारत और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। गांधार कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? उत्तर है गांधार मूर्ति कला। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 44। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? उत्तर है यूनानी, शक और कुषाण। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर। शक आक्रमण प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। कुषाण आक्रमण पहली शताब्दी ईस्वी। प्रश्न संख्या 45। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस प्रथम। उत्तर है डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सी
पोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। प्रश्न संख्या 46, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है? उत्तर है सातवाहन। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईस्वी पूर्व माना जाता है। प्रश्न संख्या 47, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? उत्तर है मत्स्य पुराण। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। प्रश्न संख्या 48, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? उत्तर है अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? उत्तर है प्रतिष्ठान। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में दिए हैं राजवंश, सूची सेकंड में है राजधानी। शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की राजधानी पैठन, कदंब की राजधानी बनवासी, चंदेल की राजधानी महोबा। प्रश्न संख्या 52, अभिकथन ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण आर है। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्याप्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहत् कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से संबंधित, ये सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित, ये भी ठीक है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित, ये भी ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 या 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 54। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उत्तर है ए सही है, आर गलत है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 55। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। उत्तर है हाथीगुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। प्रश्न संख्या 57। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? उत्तर है चेदी वंश। प्रश्न संख्या 59। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। प्रश्न संख्या 60। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? उत्तर है खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न संख्या 61। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? उत्तर है विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न संख्या 62। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा।
इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है।